हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, दिफाई तज्जियाकार। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एयर मार्शल साहब। थैंक यू। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। नईम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप क्या कहेंगे एयर मार्शल साहब, अब जबकि हमें नजर आ रहा है कि भारतीय वजीर आजम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन भी जारी है, सीज फायर भी टेम्पररी है, एक नया नॉर्मल सेट किया गया है, ये इतनी हजीमत और का सामना करने के बावजूद भी क्या नजर आ रहा है कि डज ही वांट more of embarrassment to be faced by India? I don't know more of embarrassment or not, but as of now तो बहुत I think हजीमत उठानी पड़ी है। मैंने काफी सारी चैनल्स के ऊपर प्रिडिक्ट किया था कि नंबर 1 सिद्धू ने कहा है, एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने, कि दिस टाइम our response is not going to be proportional, it is not going to be graduated, it is not going to be equal. So he has proven it. Number 2, I had said the untried PL-15 or J-10 combination is going to do very well. उन्होंने रफाल को करीब नहीं लगने दिया, बाकी जहाज तो I would say sitting ducks थे, but they were very very vulnerable. So we have shot 5. They say कि ज्यादा भी हो सकते थे, but they pulled back. Some say कि 5 नहीं 6 थे। छठा आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एग्री किया कि क्लेम नहीं करते, उससे हजीमत और खिफत बहुत बढ़ जाएगी और एस्केलेशन लैडर शायद उनको फोर्स हो जाए कि वो ज्यादा जल्दी बढ़ाया जाए। नॉट विद स्टैंडिंग कि मैंने ये भी कहा था कि ये जंग 24, 48, 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। So that is what has exactly happened, and Americans actually said you are close to the brink of nuclear war. तो we are full of spirit to fight. We are a smaller country, 7 गुना छोटे हैं, हमारी आर्मी नेवी एयर फोर्स छोटी है, लेकिन we have done very well. I think पहली दफा आर्मी और एयर फोर्स, सिद्धू और आसिम मुनीर, they were 24/7 on one page. हर डेवलपमेंट के बाद वो इकट्ठे होते थे या टेलीफोन पे बात करते थे। ड्रोन वॉर उन्होंने इकट्ठे मिलकर लड़ी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वॉर थी वो इकट्ठे मिलकर लड़ी। अब तो ISPR ने अनाउंस भी कर दिया कि 2 जो S-400 हमने यूनिट्स निकाल दी, वो बहुत बड़ी, और निक रॉबर्टसन ने वो ये खबर दी है कि उसके बाद इंडिया डिसाइडेड टू गो द वॉशिंगटन वे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी रिक्वेस्ट किया और टर्की को भी रिक्वेस्ट किया, नॉट विद स्टैंडिंग कि उनके DGMO ने कहा कि जी नहीं, पाकिस्तानी DGMO ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आर यू रेडी फॉर अ सीज फायर। तो आई थिंक खिफत बहुत उठानी पड़ी। 5 जहाज उनके गिर गए। सबसे अच्छा जहाज उनका रफाल था, जो मोदी ने कहा था 2019 में काश होता, बट सिद्धू वो स्मार्टर, उन्होंने बड़ी स्मार्ट इंडक्शंस की, सख्त ट्रेनिंग की। विदिन 6 months इस जहाज को वो ले गए कॉम्पैक्ट में इन ऑपरेशन मर्ग पर। समाचार टॉप कवर दे रहा था ये, राइट। और J-15 बैटल हार्डन थे। सो वी हैव डन वेल। आर्मी एंड एयर फोर्स एंड नेवी, आई थिंक दे वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने 65, 71 और कारगिल देखा हुआ है। इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी दिस। राइट। मैं जनरल साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी, जो DGMOs के दरमियान भी गुज़िश्ता रोज से एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे भी आपको लग रहा है कि कोई नतीजा नजर आएगा? क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो काफी अभी भी उनका एक बड़ा जारहाना अंदाज है। लाइक आई मेंशन्ड, वो कहते हैं सीज फायर जो है वो अभी टेम्पररी है। मुज़ाकरात के भी हवाले से वो कहते हैं कि जी बात होगी, टेररिज्म पे बात होगी, आजाद कश्मीर का वो जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात होगी, और पानी और खून वो कह रहे हैं साथ साथ नहीं बह सकते। आपकी, आई रिमेंबर यू हैव बीन सजेस्टिंग इवन प्रायर टू द सीज फायर न्यूज दैट केम इन, आपने कहा था कि हमें अपनी भी शराइत जो है वो सामने रखनी चाहिए अगर हमने एक्सेप्ट करना है सीज फायर को, और हमें मेज पर जो है वो कुछ वेरीफाइबल अश्योरेंसेस को जरूर मद्देनजर रखते हुए हमें कश्मीर की रेजोल्यूशन, हमें इंडस वाटर ट्रीटी, और जहां पे इंसर्जेंसी की बात आती है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी हमने सामने रखना चाहिए। क्या हमने सर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपके ख्याल में? जी, मैं इससे फायदा उठाते हुए इस मौके से, क्योंकि आपके नाज़रीन अभी काफी आहिस्ता आहिस्ता एजुकेटेड हो रहे हैं, तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दोबारा
इस किस्म की हरकत फौरी तौर पे करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, हमारे मिलिट्री पार्लेंस में डिटरेंस तो आम तौर पे आजकल सब समझते हैं कि डिटरेंस एस्टेब्लिश होगी और उसका क्या मतलब है। डिटरेंस के भी दो किस्म की है, आप समझ लें। पहले 2 दिन जो कुछ हमने किया, डिटरेंस तो उस वक्त भी स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन दैट वाज डिटरेंस बाय डिनायल, कि हमने उनको वो नहीं करने दिया जो वो करना चाह रहे थे। जो हमने चौथे दिन किया, दैट वाज डिटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी कि हमने दुश्मन को कहा कि अगर आपने कोई ऐसी बात की तो हम आपको पनिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रोबस्ट डिटरेंस होती है। तो ये अगर ये जो बातचीत कर रहे हैं, मेरा इट इज मोर ऑफ ए रिटोरिक। इतनी जल्दी ये उठ नहीं पाएंगे कि दोबारा कोई इस किस्म का काम करें, तो उनके ख्याल में होगा कि अभी तक जारी है या जो भी है, बट आई डोंट थिंक दे विल कम वेरी इजी वेरी सून। इसका बहुत कम इम्कान है, क्योंकि प्रॉपर डिटरेंस एस्टेब्लिश की गई है। पहली बात, वो जो बातचीत की आप बात कर रही है, वो देखें, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके बाद उसका क्लाउड थोड़ी देर के लिए जरूर कम होता नजर आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अमेरिका भी उनके साथ है, रशिया का भी उनकी दोस्ती है, और भी सारे मिडिल ईस्ट में भी उनके दोस्त हैं। तो वो सारे कोशिश तो करेंगे उनकी सुबकी खत्म करने की, लेकिन ये है कि अब सबको ये भी एहसास हो गया कि दे कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो मैंने बात कही थी, दैट वाज आई वाज रेफरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशंस, कि जब कोई बातचीत करनी हो, टेबल पर जब आप आते हैं, तो पहली बात तो ये कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कि आपको टेबल पर तो आना ही होता है, डिप्लोमेसी ने आगे चलना होता है। लेकिन डिप्लोमेसी ताकत अखज करती है फ्रॉम व्हाटएवर हैज हैपेंड टिल टुडे। बट जनरल साहब, तो कता कलामी की माफी, लेकिन जितना एज हमने रखा इस पूरे तनाजुर में और इस पूरी बैटल में, जो एज हमें हासिल था, जिस तरह की शिकस्त का सामना भारत ने किया, इट वाज अगेन May 10th को तो इंडिया वाज अ लेम डक। हमें सीज फायर को कंडीशनलाइज आपके ख्याल में नहीं कर देना चाहिए था उसी वक्त, कि जहां पर ये रिवोक करे इंडस वाटर्स ट्रीटी को, और वो शायद डेस्परेटली उस चीज पे अग्री उनको करना भी पड़ता, क्योंकि वो चाह रहे नहीं थे कि मजीद वो एम्बैरेसमेंट का सामना करें। जी बिल्कुल, मेरी तो एग्जैक्टली ये थ्योरी है कि मैं तो पहले ये कहता हूं कि जब आपने सीज फायर का माना, तो मुझे काफी हद तक यकीन है कि उससे पहले आपने कोई कंडीशंस मनवा ली होंगी कि हम तब सीज फायर मानेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस किस्म की थी कि अब उनकी एयरफोर्स तो हम मजीद उनको डैंड पहुंचा सकते थे, जैसे एयर मार्शल भी बता रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अंदाजा ये है कि या तो हमारी जेब में कुछ है जो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या है, या फिर ये कि ये पहले से चीजें हो गई हैं तय। और एक अलबत्ता मैं जरूर अपनी लीडरशिप को अपनी इनपुट दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूर मेरी बात माने, लेकिन सुन जरूर लें कि जब बात आए सालसों की, तो सालसी सिर्फ एक मुल्क की ना माने, और खासकर उस मुल्क की जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ है। हमें सालसी के लिए एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इंसिस्ट करना चाहिए, चाइना, रशिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, टर्की। अब ये जो मैंने 5 नाम लिए, इसमें भारत के दोस्त भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तब जाके ये कोई नेगोशिएशन होगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि भारत इनको प्रोलॉन्ग करेगा इनिशियली, और बाद में मुकर जाएगा। लेकिन ये है कि जो डिटरेंस हमने कायम किया, उसकी वजह से इस तमाम अरसे में दोबारा कुछ कर नहीं पाएगा, जब तक कि वो ये ना समझ ले कि अब दोबारा उन्होंने वो वेर विदॉल या गैप अपने पूरे कर लिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भारतीय जो हिंदुस्तानी कौम है, उनको भी अंदाजा हो गया कि हर दफा ये जो हजीमत उठाने का मामला शुरू हो गया है, अब इससे निकल जाना चाहिए। हमें नॉर्मल पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए, मान लेना चाहिए कि दोनों एटमी ताकतें हैं, और अपना सबसे बड़ा मसला जो कश्मीर का है, जिसमें अब पानी भी शामिल है, और एक तीसरा मसला हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा खून बहाया जाता है बलूचिस्तान में केपीके में थ्रू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, ये भी हल होना चाहिए। और जो BVRs की अब इसको जंग कहा जा रहा है, इज इट रियली द टेक्नोलॉजी? सर, एक तरफ इंडिया था, एंड लाइक यू मेंशन्ड विद ऑल द नंबर्स, दे हैड एन एज ओवर द नंबर्स, दे हैड एन एज ओवर द टेक्नोलॉजी एज वेल, बट वाज इट जस्ट द टेक्नोलॉजी, और लाइक दे से इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन? एब्सोल्युटली मैन बिहाइंड द मशीन। याद रखिए कि 2019 में मैन बिहाइंड द मशीन एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल लीडर वाज मुजाहिद अनवर, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि टिट फॉर टैट हम उसी वक्त नहीं करेंगे। उस वक्त हुकूमत ने कहा था वी शैल रिटेलिएट, वी शैल नॉट थिंक। और रात को जब अटैक हुआ तो वी फाउंड वेरी लिटिल डैमेज। तो मुजाहिद अनवर आज की प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि
choose our own timing and place. तो उन्होंने broad daylight में next day 10 बजे किया. इंडिया probably Indian Air Force अपनी hubris और तकब्बुर में मारी गई. This was technology plus hard training. सिद्धू ने यही कहा था कि we have trained very hard and we're going to hit very hard. तो number one जो J-10C it simply outranged the Rafale. उसका रेडार बहुत अच्छा था. जो रफाल का J-10C का PL-15 था, उसकी रेंज रफली 250 किलोमीटर है. जो मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर, उसकी रेंज है रफली 150 to 200 किलोमीटर. एंड सो दे वर कंप्लीटली आउट रेंज. बाकी जहाज आई वुड नॉट से सिटिंग डक्स थे. अब उन्होंने उन 5 जहाजों की डिटेल एटलीस्ट ISPR ने तो जारी कर दी कि कोई जख्मी है, कोई मारे गए हैं, कुछ बच गए हैं, हॉस्पिटल में हैं. बट मोर डिटेल्स आर गोइंग टू कम. सो दिस वाज टेक्नोलॉजी एंड मैन बिहाइंड. और याद रखिए कि हमारे सामने ट्रेडिशंस क्या थी. नूर खान, असगर खान, रफीकी, यूनस, सजाद हैदर और ये सारे लोग. और उसके बाद एक और ट्रेडिशन थी जब सत्तार अलवी ने एक सीरियन MiG-21 से एक इजरायली मिराज को मारा. और उस वक्त इजरायली एयरफोर्स वाज इनविंसिबल. सो 73 वॉर से पहले 67 में उन्होंने सारी अरब एयरफोर्स को डिफीट किया. सिंगल फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम जो कि बांग्लादेशी थे बाद में, उन्होंने 3 जहाज मारे जॉर्डन से. उसके बाद उनके बॉम्बर्स आए और सारी जॉर्डेनियन एयरफोर्स को मार दिया. सो ही वेंट टू इराक एंड शॉट वन. सो वी हैव लिव्ड विद दीस ट्रेडिशंस और इन यंग गन्स ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया. सो बोथ हैव हैपेंड. Absolutely. Jan Lodhi, final comments. भारत के हवाले से we know that there is a lot of madness prevailing there still. जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इंशाल्लाह 6 महीने से 1 साल तक तो वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ये मेरा अंदाजा है. और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जब भी वो दोबारा कोई इस किस्म का काम करेंगे तो वो जिल्लत के नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे. एक चीज जो कि हमने अपने आबाओ अजदाद से भी सुनी है, हमने खुद भी देखी है, एक हिंदू माइंडसेट है. और वो माइंडसेट ये है कि अगर वो किसी को दबा लें तो उसके ऊपर बहुत चढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके सामने खड़ा हो जाए और उनको चैलेंज कर दे और इस किस्म का, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेलो डाउन होते हैं. आप देखिएगा ये जो मैंने बात कही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेलो डाउन होंगे, बिकॉज नाउ दे हैव फेस्ड अ पावर टू रेकन विद. और वो जो आप बात कर रही थी ना कि टेक्नोलॉजी या मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, तो मेरा ये छोटा सा चैलेंज है कि आप हिंदुस्तान के सारे एयरफोर्स हमें दे दीजिए, हमारी सब आप ले लीजिए. उसके बाद 6 महीने दे दें, उसके बाद देखेंगे हम उनका कीमा कैसे बनाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए.